ओके सो बच्चों, पिछला बार का जो वीडियो था वो मुझे लगा उसमें कि साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी उसमें उतनी अच्छी नहीं है। और कुछ बच्चे भी बोले कि साउंड क्वालिटी वीडियो क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती है इससे। तो इसलिए मैंने इस बार डायरेक्टली वो बोर्ड का पीछा छोड़ के सीधा अपना कॉपी पेन जो मैं करने वाला था, जो तुमको बोला था, उसके ऊपर आ गया हूँ। ठीक है, कॉपी पेन से मैं तुमको सीधा बढ़िया सही तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो बढ़ते अपन लिविंग वर्ल्ड में आगे। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में हमने देखा था कि लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, वो सब हमने अच्छे से स्टडी किया था। अभी इस क्लास में हमको देखना है कि लाइफ को हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सिस्टमेटिक्स, टैक्सोनॉमी मतलब क्या, ये सब चीजें हमको इस क्लास में देखनी है। ठीक है, अभी मुद्दा ऐसा है कि जैसा मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, देयर आर अ टोटल ऑफ 1.7 to 1.8 मिलियन आइडेंटिफाइड स्पीशीज। ठीक है, 1.7 to 1.8 मिलियन आइडेंटिफाइड स्पीशीज। आइडेंटिफाइड मतलब जिसका हमने सिस्टमेटिक स्टडी कर लिया है। ठीक है, जिसको हमने टैक्सोनॉमिकली क्लासिफाई कर दिया है, उसका नॉमेनक्लेचर कर लिया है, उसको हम बोलेंगे आइडेंटिफाइड स्पीशीज, है ना। लेकिन रॉबर्ट मे नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने अज्यूम किया है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो होगी वो 70 लाख यानी 7 मिलियन होगी। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड के इकोलॉजी नाम के चैप्टर में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, मैंने ना 12th वालों के लिए इकोलॉजी का वीडियो बनाया है, तो वो इकोलॉजी का वीडियो भी मैं तुमको भेज देता हूँ। उसमें सिर्फ रीडिंग ही की हुई है मैंने, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन नाम के चैप्टर की। तो उसके ऊपर मैं कुछ तुम्हारी टेस्ट नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, लेकिन देख लेना फिर भी वो वीडियो, क्योंकि उसमें क्या एनसीईआरटी का रीडिंग ही मेन पार्ट है और उसके लिए बाकी ऐसे अदर बायोलॉजी बहुत ज्यादा पता रहने की जरूरत नहीं। तो अभी से ही हम वो 12th के इकोलॉजी के चैप्टर्स करना चालू कर देंगे। 2 साल में अपन उसको 5-6 बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि उसका वेटेज भी अच्छा खासा है नीट में, और उसमें मेनली एनसीईआरटी रीडिंग ही करनी पड़ती है। एनसीईआरटी के लाइंस ही क्वेश्चन बन के वहां पर आते हैं। तो वो भी वीडियो में तुमको भेज दूंगा। उसको ज्यादा टेंशन मत लेना, उसको ज्यादा सीरियसली मत लेना, लेकिन ऐसे ही देख लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड भी है वो। 12th के एंडिंग में आता है एक्चुअली वो चैप्टर, पर मैं तुमको अभी बनाया है वीडियो तो भेज दूंगा। ठीक है, तो एज वी नो कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग सीरियसली एक बात सोचो कि फेसबुक पे अगर तुम्हारे 300 to 400 भी फ्रेंड्स होंगे, इंस्टाग्राम पे अगर तुम्हारे 300 to 400 भी फॉलोवर्स होंगे, तो क्या तुम उन 300-400 लोगों को पर्सनली जानते हो, ईच एंड एवरी पर्सन को? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। द फैक्ट इज कि उन 300-400 लोगों को हम पर्सनली हर किसी को नहीं जानते। कई लोग सिर्फ हमारे एक्वेंटेंस रहते हैं कि स्कूल में दूसरे सेक्शन में था कोई स्टूडेंट, है ना, उससे कभी बात भी नहीं की होगी जिंदगी में, बस फेसबुक में एडेड है। ऐसा भी होता है, बराबर। तो पूरे 300-400 लोगों की लिस्ट अगर हमने बोला कि याद करके रखो, सबके नाम याद रहने चाहिए, कौन किसने साइंस लिया है, किसने कॉमर्स लिया है, किसने आर्ट्स लिया है, कौन नागपुर गया है, कौन हैदराबाद गया है, कौन चंद्रपुर में ही है, कौन क्या कर रहा है, सब अपने को याद रहना चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है। 300-400 के नंबर जब आ जाता है तभी हमारी मेमोरी हमको धोखा दे देती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर दैट। तुम सोचो, यहाँ पर बायोलॉजिकल वर्ल्ड में 17 से 18 लाख है ना, 1 मिलियन यानी 10 लाख, तो 1.7 मिलियन यानी 17 लाख। तो 17 लाख अगर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, वो भी मोनेरा को छोड़ के, कल मैंने तुमको बताया था, है ना, मोनेरा को छोड़ के, बराबर, सिर्फ प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इनको कंसिडर करके। अच्छा, ये चारों क्या चीजें, ये भी इस क्लास में अभी मैं बताऊंगा, डू नॉट वरी। तो उसमें सिर्फ 17 से 18 लाख है, और वो भी सिर्फ आइडेंटिफाइड वाले, और कितने डिस्कवर होंगे वो तो भगवान जाने। ठीक है, रॉबर्ट मे तो बोलता है कि 70 लाख स्पीशीज होनी चाहिए अर्थ में इस समय जिंदा। तो इतने सारे डेटा को, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को, टेल मी फ्रैंकली, इज इट पॉसिबल टू बी रिमेम्बर्ड बाय अ सिंगल पर्सन इन हिज और हर लाइफ स्पैन? तो सच्चाई तो यही है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। इतने सारे डेटा को हम याद नहीं रख सकते, है ना। तो फिर क्या करने का, इसका उपाय क्या? इतने सारे डेटा को अपने को स्टडी तो करना ही पड़ेगा, कैटलॉग तो करना ही पड़ेगा, है ना।
तभी तो अपन बायोलॉजिकल स्टडी कर पाएंगे। अच्छा तुम बोलोगे कि ये सब करना है कि भाई छोड़ो ना, होंगे अमेजोन फॉरेस्ट में कुछ कीड़े होंगे, उधर अफ्रीका के जंगलों में कुछ मैमल्स घूमते होंगे, कहीं ताड़ोबा के फॉरेस्ट में कोई अलग प्रकार का बर्ड घूमता होगा, अपने को क्या करना है उससे, अपने को फर्क क्या पड़ रहा है, ऐसा तुम बोलोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात यह है कि कई सारी दवाइयाँ, कई सारे सोल्यूशंस हमारे प्रॉब्लम्स के हमको प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलते हैं। ठीक है, तो जितने प्लांट्स और एनिमल्स को हम ज्यादा स्टडी करेंगे उतना हमको अलग अलग चीजें मिलती जाएगी, दवाई के फॉर्म में या फूड के फॉर्म में, फॉडर के फॉर्म में, फर्नीचर के फॉर्म में। अलग अलग अपने को प्लांट्स एंड एनिमल्स के यूजेस होते हैं, बराबर है। शीप से अपने को वूल मिलता है, कॉटन के पेड़ से अपने को कॉटन मिलता है। एक एनिमल है, एक प्लांट है, दोनों किंगडम ही अलग है, लेकिन दोनों ने अपने को पहनने के लिए अलग अलग प्रकार के कपड़े दिए हैं, है ना, एक वूल वाला, एक कॉटन वाला। तो ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि पुराने जमाने में किसी ने तो भी तो सोचा होगा ना कि शीप का वूल निकालकर उससे अपन स्वेटर बना सकते हैं। किसी ने तो सोचा होगा कि कॉटन के फाइबर्स निकालकर इससे अपन कपड़े बना सकते हैं कॉटन के। तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब किसी ने वूल को स्टडी किया, शीप को देखा, कॉटन को देखा, कॉटन के प्लांट को, है ना, तभी तो ये पॉसिबल हुआ। इमेजिन करो स्टोन एज, आज हमको पता है कि कौन से प्लांट्स जहरीले हैं और कौन से खाने लायक है। ठीक है, अपने को पहले ही हमारे पेरेंट्स बता देते कि वो चीज नहीं खाना, वो फ्रूट नहीं खाना, वो जंगली फ्रूट है, वो जहरीला है, ऐसा बताते ना बचपन में अपने को पेरेंट्स। तो अपने को पता चल जाता है कि ये नहीं खाना। अपने को कैसे पता चला? अपने पेरेंट्स ने बताया। उनको कैसे पता चला? उनके पेरेंट्स ने बताया, बराबर है। ऐसा जनरेशन टू जनरेशन ये बात आगे फैलते जाती है। पर सबसे पहले किसको कैसे पता चला होगा? किसी ने तो भी वो खा के देखा होगा और वो मर गया होगा, तभी पता चला होगा कि ये फ्रूट जहरीला है ना। मुद्दा समझ में आ रहा है ना? कौन सा मशरूम एडिबल है, कौन सा मशरूम जहरीला है, कैसे पता चला होगा? ह्यूमन बींग्स को खा के देखा होगा, तभी तो पता चला होगा। तो मेरा मुद्दा यह है कि जब तक तुम स्टडी नहीं करोगे बायोलॉजिकल वर्ल्ड का, तब तक तुम दवाइयां निकालना या ऐसे सोल्यूशंस निकाल ही नहीं पाओगे, ऐसा रिसर्च हो ही नहीं पाएगा। तो अपने को तो बायोडायवर्सिटी का स्टडी करना एकदम इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम है कि इतने सारे स्पीशीज का स्टडी हम कैसे करेंगे, बराबर है। तो होता क्या है कि जब भी कोई रट्टा मारने की चीज आती है पढ़ाई में, तो तुम्हारे टीचर्स तुमको क्या सोल्यूशन देते हैं, तुम्हारे बड़े भाई बहन तुमको क्या सोल्यूशन देते हैं कि इसका टेबल बनाओ, इसका ट्री डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, तो याद करने में आसान होगा, है ना। चार्ट बना के दीवार पे चिपकाओ, ये सब सोल्यूशंस अपन निकालते हैं, तो उससे अपने को चीजें याद करने में इजी होता है, बराबर है। हिस्ट्री में डेट्स वगैरह अपन कैसे याद करते हैं? टेबल बनाकर। ज्योग्राफी में कौन सा एरिया हॉट एंड ह्यूमिड है, कौन सा हॉट एंड ड्राई है, किसमें व्हीट की खेती होती है, ये सब रट्टा मारना पड़ता है ज्योग्राफी में। कैसे रट्टा मारते हैं हम? टेब्यूलर फॉर्म के थ्रू, टेबल बना के, बराबर है ना। तो मेरा मुद्दा ये है कि कभी भी अगर अपन किसी चीज का सिस्टमेटिक स्टडी करें तो वो स्टडी बेहतर तरीके से हो सकता है ना। तो इसलिए ये जो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है, इनका हमको क्या करना पड़ता है? सिस्टमेटिक स्टडी करना पड़ता है। तो सिस्टमेटिक स्टडी करने का जो तरीका है उसको कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। ठीक है, उसको कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या क्या आता है ये मैं तुमको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले एक बार एक और चीज की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टमैटिक्स के ऊपर अपन बाद में आते हैं। सिस्टमैटिक्स का मतलब है बस सिस्टमैटिक स्टडी, अच्छे से एक सिस्टम बना के उसका ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना, मतलब सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो उसके ऊपर वो सिस्टमैटिक्स क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, तुमने पढ़ के रखा एक बार, तो वर्ड तो तुमको पता ही है। आइडेंटिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, ये सब चीजें उसमें आती है, बराबर। वो सब क्या क्या है, उसके प्रकार वो मैं तुमको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले एक सिंपल सी चीज पढ़ लेते हैं हम। देखो अभी क्या होता है कि 1.7 to 1.8 मिलियन यानी 17 से 18 लाख अलग अलग स्पीशीज जब है, तब उनको स्टडी कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। उसको दिमाग में तो अपन स्टोर कर ही नहीं सकते। इसलिए हमने क्या किया है, इसलिए हमने एक हायरार्की नाम की चीज बनाई है। हायरार्की मतलब क्या रहता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, एक चीज, फिर उसके अंडर आने वाली और कई सारी चीजें, फिर उनके अंडर आने वाली और कई सारी चीजें, फिर उनके अंडर आने वाली और कई सारी चीजें। ऐसा पिरामिड जब बनता है तो उसको बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, जैसा किसी कंपनी में रहता है या देश में रहता है, ठीक है, कि
एक प्राइम मिनिस्टर है, फिर प्राइम मिनिस्टर जैसा बोलेगा वैसा चीफ मिनिस्टर सुनेंगे, फिर चीफ मिनिस्टर जैसा कहेंगे वैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मेयर लोग रहते हैं वो सुनेंगे, बराबर है ना। तो मुद्दा मेरा ये है कि ये एक हायरार्की हो गया। वैसे कंपनी में भी होता है कि एक कंपनी का हेड होता है, फिर उसके नीचे एक वाइस प्रेसिडेंट होता है कंपनी का, फिर उसके नीचे ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, फिर ब्रांच मैनेजर्स के अंडर काम करने वाले लोग रहते हैं, फिर प्यून रहते हैं, है ना। स्कूल में भी होता है एक हेड मास्टर, फिर टीचर्स रहते हैं, उस हेड में एक वाइस प्रिंसिपल रहता है, वाइस प्रिंसिपल के बाद फिर टीचर्स आते हैं। एक हायरार्की है ना, समझ में आ रहा है ना। हायरार्की वर्ड का मीनिंग एक प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर की अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं हायरार्की, ठीक है। तो ऐसी हायरार्की हमने यहाँ पर किस तरीके से की है और ये हायरार्की करने की हमको क्या जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने हायरार्की किस तरीके से की है ये तुमको बता देता हूँ। हमने क्या किया है, हमने बायोलॉजिकल सिस्टम को डिवाइड किया है इनटू डिफरेंट किंगडम्स, ठीक है। किंगडम्स को हमने डिवाइड किया है इनटू डिफरेंट फाइला। फाइला इज द प्लूरल ऑफ फाइलम, ठीक है। हर एक फाइलम को इंडिविजुअली हमने डिवाइड किया है इनटू डिफरेंट क्लासेस। हर एक क्लास को हमने डिवाइड किया है इनटू डिफरेंट ऑर्डर्स। उसको फर्दर हर एक ऑर्डर को डिवाइड किया है इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज को, हर एक फैमिली को फर्दर डिवाइड किया है इनटू जीनस, ठीक है। जीनस का प्लूरल जीनस ही है। और हर एक जीनस को डिफरेंशिएट किया है इनटू डिफरेंट स्पीशीज। स्पीशीज का भी प्लूरल स्पीशीज ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसको याद कैसे रखने का है, इसको याद रखना बहुत इजी है। किंग फिलिप केम ओवर, काय को आया, फॉर गुड सूप, ठीक है। किंग फिलिप आया, क्यों, अच्छा सूप पीने के लिए आया। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। तो मैंने तुमको बताते वक्त कैसे बताया, मैंने तुमको बताते वक्त बताया कि हर एक किंगडम को, मतलब लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई किया है इनटू 5 किंगडम्स। हर एक किंगडम को क्लासिफाई किया है इनटू वेरियस फाइला। हर एक फाइलम को क्लासिफाई किया है इनटू वेरियस क्लासेस। मैंने तुमको ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया। एनसीईआरटी ने कैसा एक्सप्लेन किया है, एनसीईआरटी ने बोला है कि सबसे पहले स्पीशीज। स्पीशीज मतलब क्या, स्पीशीज की तुमको 2 चीजें बता देता हूं। पहले स्पीशीज, ये जो टर्म है, ये टर्म को कॉइन किया था जॉन रे नाम के साइंटिस्ट ने, जॉन रे, ठीक है। और स्पीशीज मतलब क्या, इसको डिफाइन किया था अर्नस्ट मेयर नाम के इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट ने। अर्नस्ट मेयर ने क्या बोला कि 2 पॉपुलेशंस अगर है, ठीक है, 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस अगर है, इधर इस ज्योग्राफी में एक पॉपुलेशन है, इस ज्योग्राफी में एक पॉपुलेशन है, इनके बीच में अगर रिप्रोडक्शन किया और रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल हो गया तो मतलब ये सेम स्पीशीज है। और अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया तो इसका मतलब वो डिफरेंट स्पीशीज है। मतलब स्पीशीज को उसने डिफाइन किसके भरोसे पे किया, रिप्रोडक्शन के भरोसे पे, कि 2 पॉपुलेशंस अगर इंटर ब्रीडिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसका मतलब दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, है ना। जैसे अभी ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल ले लो। ह्यूमन बींग्स में हम इंडियन लोग अलग दिखते हैं, फिर वेस्टर्न लोग मतलब अमेरिकन, इंग्लैंड के लोग अलग दिखते हैं, चाइनीज लोग, जापानीज लोग अलग दिखते हैं, और अफ्रीकन लोग अलग दिखते हैं। तो क्या हम सब चारों अलग अलग स्पीशीज है कि हम सेम ही स्पीशीज है? तो हम लोग सेम स्पीशीज है। कैसे पता चला? क्योंकि कोई भी एक पॉपुलेशन, जैसे इंडियंस का पॉपुलेशन अगर अफ्रीकन पॉपुलेशन के साथ रिप्रोडक्शन करता है तो अभी वो सक्सेसफुल हो जाता है, बराबर है। एंड ऑफस्प्रिंग विल बी बॉर्न, और वो ऑफस्प्रिंग खुद भी फर्दर रिप्रोड्यूस कर पाएगा। जैसे लायन एंड टाइगर अलग अलग स्पीशीज है। तुम बोलोगे सर कैसे अलग स्पीशीज है? लायन एंड टाइगर तो मर्ज होके लाइगर या टाइगॉन बनता है, तो वो तो सेम स्पीशीज होनी चाहिए। आई अग्री कि लाइगर बनता है, टाइगॉन बनता है ना, हिन्नी बनता है, म्यूल बनता है, लेकिन वो म्यूल, वो लाइगर, वो टाइगॉन, दे आर फर्दर स्टेराइल, मतलब वो फर्दर और बच्चे पैदा नहीं कर सकते ना। तो उनका रिप्रोडक्शन, डोंकी और हॉर्स का रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल हुआ क्या? बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो तो फेल हो गया। वो तो ह्यूमन बींग्स ने आर्टिफिशियली करवाया, इसलिए म्यूल नाम का स्पीशीज तैयार भी हुआ। लेकिन वाइल्ड में ऐसा अगर हो भी गया, डोंकी और हॉर्स के बीच में मेटिंग, तो भी फायदा क्या है? म्यूल तैयार होगा,
वो म्यूल मर जाएगा। तो म्यूल थोड़ी रिप्रोड्यूस करके दूसरा म्यूल तैयार कर पाएगा, पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। तो उनका रिप्रोडक्शन पूरे तरीके से फेल हो गया, है ना। उनका ग्रोथ थोड़ी हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी हो रहा है हॉर्स और डोंकी के रिप्रोडक्शन से, क्योंकि उनका बच्चा फर्दर स्टराइल रहता है, बराबर है। तो वो रिप्रोडक्शन यूजलेस है। तो इसलिए हम बोलेंगे डोंकी एंड हॉर्स आर डिफरेंट स्पीशीज, हम बोलेंगे टाइगर एंड लायन आर डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। फेसबुक जिसने बनाया है मार्क जकरबर्ग, उसकी वाइफ चाइनीज है, यू माइट बी नोइंग। तो वो अमेरिकन एंड उसकी वाइफ चाइनीज, उनके बीच में रिप्रोडक्शन हुआ, नॉर्मली बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। दैट fetus, that offspring, that child will also be normal fertile child as when she grows up, बराबर। तो इसका मतलब उनका रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल हुआ। इसका मतलब अमेरिकन लोग और चाइनीज लोग अलग स्पीशीज है क्या? नहीं है अलग स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज का डेफिनेशन समझ में आ रहा है ना। अगर सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन हो पा रहा है दो अलग पॉपुलेशंस के बीच में, तो देन हम बोलेंगे कि वो दो अलग पॉपुलेशन बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। ये जो डेफिनेशन है ये अर्नस्ट मेयर ने दिया है बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन। और स्पीशीज ये जो टर्म है, ये टर्म कॉइन किया है जॉन रे नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो मेरा मुद्दा ये है, मैं ये बोल रहा था कि मैंने तुमको क्या बताया कि किंगडम को अपन ने डिवाइड किया है इनटू वेरियस फाइला, फाइलम को हमने क्लासिफाई किया है इनटू वेरियस क्लासेस, हर एक क्लास को हमने क्लासिफाई किया है इनटू वेरियस ऑर्डर्स, ऑर्डर को हमने क्लासिफाई किया है इनटू वेरियस फैमिलीज। मतलब मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया। एनसीईआरटी ने क्या किया है? एनसीईआरटी ने असेंडिंग ऑर्डर में बताया है ना। एनसीईआरटी ने पहले स्पीशीज क्या है वो बताया है, फिर एनसीईआरटी ने बोला है कि सेम प्रकार की स्पीशीज बिलोंग टू सेम जीनस, फिर सेम प्रकार के जीनस बिलोंग टू सेम फैमिली, सेम प्रकार की फैमिली बिलोंग टू सेम ऑर्डर, सेम प्रकार के ऑर्डर बिलोंग टू सिंगल क्लास, सेम क्लास, है ना। सेम प्रकार के क्लासेस विल बिलोंग टू अ सिंगल फाइलम। एनसीईआरटी ने ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया है। तो बात वही हो गई कि फैमिली इज डिवाइडेड इनटू वेरियस जीनस और सिमिलर प्रकार के जीनस आर केप्ट इन वन फैमिली। बात तो वही हो गई ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर रहे, असेंडिंग ऑर्डर रहे, डजेंट मैटर, दैट इज कॉल्ड एज हायरार्की, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब ऐसी हायरार्की हमने क्यों की है? क्योंकि हम ये पूरे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज को याद नहीं रख सकते। लेकिन अगर हमने इस प्रकार से उनको क्लासिफाई किया, अगर हमने इस प्रकार से उनको क्लासिफाई किया, तो उससे हमको चीजें याद रखने में आसान हो जाएगा। अब पूरे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज के नाम तो मेरे को याद नहीं है, दुनिया में किसी साइंटिस्ट को याद नहीं है और कभी हो भी नहीं सकते। लेकिन अगर मुझे किसी ने बताया कि मैं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी कर रहा हूं जो बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया को, तो मैं तुरंत इमेजिन कर लूंगा कि वो किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहा है। वो जिस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहा है उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं है ना, लोकोमोशन प्रेजेंट है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, बराबर है, बराबर है। एनिमेलिया का ये डेफिनेशन है, मेरे को तुरंत समझ आएगा, अच्छा ऐसा ऑर्गेनिज्म है। अब वो ऑर्गेनिज्म अर्थवर्म भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, डायनासोर भी हो सकता है, छिपकली भी हो सकता है, टाइगर भी हो सकता है, कॉकरोच भी हो सकता है, ऑक्टोपस भी हो सकता है। बाप रे, अनइमेजिनेबल है। देयर आर सो मेनी एनिमल्स। मैं कभी गेस नहीं कर पाऊंगा कि वो किसके ऊपर स्टडी कर रहा है, लेकिन मेरे को ये समझ जाएगा कि वो प्लांट के ऊपर स्टडी नहीं कर रहा है ना। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। फिर मेरे को और थोड़ा इंटरेस्ट आया कि अच्छा तू एनिमल के ऊपर स्टडी कर रहा है, कौन से एनिमल के ऊपर, किस प्रकार का एनिमल है, तो मेरे को और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकता है फाइलम के थ्रू, है ना। वो मेरे को और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकता है फाइलम के थ्रू कि मैं फाइलम सपोज एनेलिडा के ऊपर स्टडी कर रहा हूं, तो मेरे को समझ जाएगा अच्छा एनेलिडा के ऊपर ये स्टडी कर रहा है। एनेलिडा मतलब उसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। जो भी एनेलिडा के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेरे को समझ जाएंगे। और अगर उसको एकदम स्पेसिफिकली किसके ऊपर वो स्टडी कर रहा है ये बताना है, तो वो मेरे को सीधा उसकी स्पीशीज बताएगा, जीनस और स्पीशीज, कि मैं फेरेटिमा पोस्ट ह्यूमा के ऊपर स्टडी कर रहा हूं, तो मेरे को समझ जाएगा अच्छा अर्थवर्म के ऊपर स्टडी कर रहा है, ठीक है। तो किस लेवल पे हमको बात करनी है, उस लेवल पे हम इसको यूज कर सकते हैं। हमको अलग अलग लेवल अवेलेबल रहनी चाहिए बात करने के लिए। अगर हम हर बार स्पीशीज के लेवल पे ही बात करेंगे तो हमको पूरी 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज याद रखनी पड़ेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। और अगर हम हर बार सिर्फ किंगडम के लेवल पे बात करेंगे
तो वो बोलेगा मैं एनिमल के ऊपर स्टडी कर रहा हूं, मैं इमेजिन ही नहीं कर पाऊंगा कि एनिमल मतलब क्या, एनिमल मतलब कौन सा एनिमल, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू रिमेम्बर। बराबर है, ठीक है। तो अपने को यार अलग अलग लेवल पे बात करनी पड़ती है। देखो ये बेसिकली एड्रेस है, एड्रेस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, है ना। देखो तुम्हारा एग्जांपल ले लो, अगर तुमको तुम्हारा एड्रेस बताना है तो तुम तुम्हारा एड्रेस कैसे बताते हो? सबसे नीचे वाली चीज, मतलब सबसे पहले तुम बताते हो तुम्हारा फ्लैट नंबर, बराबर है, फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 3, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारे अपार्टमेंट में तो बहुत सारे फ्लैट्स है, तो उसके बाद तुम बताओगे तुम्हारे अपार्टमेंट का नाम, ठीक है। एक ही अपार्टमेंट के सब फ्लैट नंबर्स को रखा हुआ है सेम अपार्टमेंट में, मतलब सेम स्पीशीज को रखा हुआ है, सिमिलर स्पीशीज को रखा है एक जीनस में, है ना। अब तुम्हारे एरिया में ऐसे बहुत सारे अपार्टमेंट होंगे, है ना, तो तुम फिर बताओगे तुम्हारे एरिया का नाम सबसे पहले, तुकुम, तुकुम में तो बहुत सारे अपार्टमेंट्स है ना, ठीक है। फिर सिर्फ, ठीक है, फिर लेकिन ये तुकुम नाम की जगह कहां पर है? तो तुमको बताना पड़ेगा तुकुम नाम की जगह है चंद्रपुर में, बराबर है, सिर्फ चंद्रपुर। लेकिन चंद्रपुर कहां पर है? जैसे नागपुर नाम की 3 जगह है इंडिया में, ठीक है। चंद्रपुर में भी एक छोटा नागपुर नाम की जगह है, इफ यू आर अवेयर। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था तो हमको इंग्लिश में एक चैप्टर था इस टॉपिक के ऊपर कि एक ही नाम की कितनी सारी सिटीज होती है और उसके कारण कैसे कंफ्यूजन हुए, उसके कॉमेडी किस्से उस चैप्टर में थे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी सिटीज है जिनके नाम, औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, ठीक है। तो गांधीनगर तो हर जगह होता ही है, हर सिटी में एक तो भी गांधीनगर होता ही है, बराबर है, गांधीनगर, गांधी चौक, ऐसा हर सिटी में एक तो भी होता ही है। तो चंद्रपुर कहाँ पर है? हो सकता है चंद्रपुर नाम का एक और कोई जगह हो, तो तुमको बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये कौन सा है, ये महाराष्ट्र वाला चंद्रपुर है। और महाराष्ट्र कहाँ पर है? तुमको बताना पड़ेगा कि ये इंडिया में है ना। तो अब देखो, अब कैसी बात है कि मुझे अगर बोलना है, अरे ऑर्डर रह गया क्या? चलो ये ऑर्डर रह गया, लेकिन भावना तुमको समझ गई। इसको मैं विदर्भ कर देता हूँ। चंद्रपुर कहाँ पर है? विदर्भ में, फिर महाराष्ट्र, इंडिया, ठीक है। मुद्दा मेरा ये है कि अगर मुझे इंडियन लोगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि इंडियन लोग ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे फ्लैट नंबर के बारे में नहीं बताऊंगा या तुम्हारे अपार्टमेंट नेम की चीज की का नाम नहीं लूंगा या मैं तुकुम नहीं बोलूंगा, मैं इंडियन लोग बोलूंगा, है ना, मैं इंडिया की बात करूंगा, ठीक है। कि इंडियन लोग नॉर्मली रोटी सब्जी खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल इज द मोस्ट कॉमन फूड इन इंडिया, ठीक है। सपोज ऐसा मैंने बोल दिया व्हीट छोड़ो, रोटी सब्जी भी छोड़ो, व्हीट एंड राइस इज क्वाइट कॉमन फूड इन इंडिया, ऐसा अगर मैंने बोल दिया तो हर एक इंडियन के लिए अप्लाई हो गया, है ना। फिर मुझे महाराष्ट्र, विदर्भ, चंद्रपुर इस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मुझे बोलना है कि मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो फिर मैं किंगडम के लेवल पे नहीं रह सकता, फिर मुझे फाइलम की बात बतानी पड़ेगी। फिर मैं इंडिया बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, फिर मैं फ्लैट नंबर बताऊंगा तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के लोग मराठी में बात करते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? जटपुरा गेट किस रीजन में है, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा तो फिर अगर मैं विदर्भ बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, पूरे विदर्भ में थोड़ी जटपुरा गेट है ना। और मैं सिर्फ तुम्हारा फ्लैट नंबर बोलूंगा तो भी गलत है, तुम्हारे फ्लैट में थोड़ी जटपुरा गेट है, मुझे चंद्रपुर बोलना पड़ेगा, है ना। तुम में से तुमको पर्सनली अगर मुझे कोई लेटर भेजना है, ठीक है, तो मैंने लेटर पे चंद्रपुर महाराष्ट्र इंडिया ऐसा लिख के लेटर पोस्ट कर दिया तो तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ऑफकोर्स नॉट। और अगर मैंने सिर्फ फ्लैट नंबर लिख के लेटर पोस्ट कर दिया तो भी वो तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, बराबर है। मुझको ये बताना पड़ेगा कि चंद्रपुर में तुकुम वाले एरिया में किस अपार्टमेंट में भेजना है, उसमें भी क्या फ्लैट नंबर है। अच्छा, तुम्हारे फ्लैट में भी तो तुम, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे मदर, तुम्हारे फादर में भी, तुम्हारे दादा दादी, काफी सारे लोग रहते हैं ना तुम्हारे फ्लैट में, तो उसमें से भी वो लेटर किसके लिए है, तो उसके भी नीचे मुझे सब स्पीशीज पे जाना पड़ेगा, मतलब तुम्हारा पर्सनल नेम बताना पड़ेगा कि इस पर्सन के लिए ये लेटर है ना। तो किस लेवल पे मुझे बात करनी है
उस लेवल पे मैं रह सकता हूँ अगर मैंने क्लासीफाई किया तो। अगर मैंने ऐसी हायरार्की नहीं बनाई तो मेरे को हर बार सिर्फ स्पीशीज बोलना पड़ेगा कि वो फ्लैट नंबर में रहने वाला लड़का या वो फ्लैट नंबर में रहने वाला स्टूडेंट, है ना। तो कैसे कैसे यार, ऐसे फ्लैट नंबर तो दुनिया भर में कितने सारे, कोई कुछ मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, इतना सारा याद रख पाऊंगा क्या मैं, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मैं बोलूंगा अरे वो इंडिया में रहने वाला स्टूडेंट, तो इंडिया में कितने सारे स्टूडेंट्स है, गलत बात हो जाएगी, है ना। अगर मैं बोलूंगा कि रोटी सब्जी व्हीट एंड राइस खाने वाला पॉपुलेशन दुनिया में कौन सा है, तो मैं बोलूंगा इंडिया, चल जाएगा। फिर ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, पूरा कवर हो गया उसमें, ठीक है। सर वो तुकुम में जो अपार्टमेंट है उसमें कौन से फ्लैट में ये लेटर पहुंचाना है, तो फ्लैट नंबर बताऊंगा तो तब ये काम में आएगा, ठीक है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, मुझे किस लेवल पे मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है उस लेवल पे ये डिपेंड करेगा, उस लेवल पे ये डिपेंड करेगा। इसलिए इस प्रकार की हायरार्की अरेंज करवाना बहुत जरूरी है ताकि मैं बराबर कम्युनिकेशन कर पाऊं सामने वाले से कि मुझे किस लेवल पे बात करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे याद करने में आसान होगा, मुझे ये पूरे 1.7 to 1.8 मिलियन जितने भी ह्यूमन बींग्स है अलग अलग फ्लैट्स में रहने वाले, उन सबके नाम याद रखने की मेरे को जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे दोस्तों की के नाम मैं याद रखूंगा, मतलब जिसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ उतने स्पीशीज के नाम मैं याद रखूंगा। बाकी मैंने बस इंडिया, अमेरिका, रशिया, चाइना, ऐसा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लिए तो भी मेरा काम हो जाएगा, है ना। अरे कौन से देश में जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है, अच्छा तो अमेरिका यानी क्या, मैं तुरंत इमेजिन कर पाऊंगा, है ना। अमेरिका में कौन से शहर में जा रहा है, कौन से गली में जा रहा है, कौन से अपार्टमेंट में जा रहा है, वो मेरे को याद रखने की जरूरत नहीं है, बराबर है। और अगर मैं अमेरिका में जाता हूँ तो उस टाइम पे फिर मैं ये डेटा यूज कर लूंगा कि अमेरिका में मेरा दोस्त भी सपोज अमेरिका में जा रहा है, अरे तू कौन से कहाँ पर जा रहा है, मैं न्यूयॉर्क में जा रहा हूँ, अच्छा मैं भी न्यूयॉर्क में जा रहा हूँ, न्यूयॉर्क में कहाँ पर जा रहा है, मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, अरे मैं भी उसी जगह पे जा रहा हूँ, उसमें तू कहाँ पे जा रहा है, मैं इस स्ट्रीट पे जा रहा हूँ, अरे मैं भी इसी स्ट्रीट पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इस अपार्टमेंट में जा रहा हूँ, अरे मैं बाजू वाले अपार्टमेंट में हूँ, ठीक है। अपन नीचे नीचे जा सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो जरूरत के हिसाब से कभी अपन इस लेवल पे बात कर सकते हैं, इंडिया, अमेरिका, चाइना, और जरूरत पड़ने पर कभी अपन इस लेवल पे भी बात कर सकते हैं कि अरे वो वाले फ्लैट नंबर में जाना है इस अपार्टमेंट में, है ना। तो इसलिए हायरार्की रहना बहुत जरूरी है। और याद रखने में भी पूरा याद तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन अपना कम्युनिकेशन इजी हो जाएगा। किंगडम एनिमिलिया बोल दिया, काफी सारी इंफॉर्मेशन सामने वाले को समझ जाएगी। किंगडम प्लांटी बोल दिया, काफी सारी इंफॉर्मेशन सामने वाले को समझ जाएगी, है ना। तो इसलिए ऐसी हायरार्की एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 5 किंगडम्स मैं बोल रहा हूँ, ये 5 किंगडम्स में कैसे, किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो लाइफ जो है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उसको हमने सबसे पहले डिवाइड किया है। देखो इसमें वायरसेस नहीं आएंगे, कल के क्लास में बताया था, क्योंकि वायरसेस लिविंग है कि नॉन लिविंग है वही अपने को नहीं पता, ठीक है। तो वायरसेस को हटा दो। सबसे पहले बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सबसे पहले बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल अपन ने लाइफ को डिवाइड किया है इनटू प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रो मतलब पहला, ठीक है, जो पहला रहेगा वो पुराना भी रहेगा। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यू मतलब नया, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो ये एकदम फंडामेंटल टाइप के सेल्स रहेंगे। इनका जो न्यूक्लियस रहेगा, मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल, इनका डीएनए, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड नहीं रहेगा, ठीक है। ये वो वाला फोन है, वो सादे फोन नहीं रहते जिसमें एक टॉर्च रहता है, स्नेक का गेम रहता है, कॉल आता है, कॉल जाता है, एसएमएस आता है, एसएमएस जाता है, बस, और कोई टेक्नोलॉजी इनमें नहीं रहेंगी। सिंपलेस्ट काइंड ऑफ सेल्स है ये, और ये एकदम एंड्रॉइड फोन है। इसके अंदर बहुत प्रकार की एप्स है, हर एक ऐप के लिए अलग अलग स्क्रीन के ऊपर फोल्डर है, अलग अलग, हर एक ऐप का अपना अपना स्क्रीन के ऊपर अलग आइकॉन है, ठीक है। कि प्रोटीन फोल्डिंग के लिए अलग से ईआर, रेस्पिरेशन के लिए अलग से माइटोकॉन्ड्रिया, फोटोसिंथेसिस के लिए अलग से क्लोरोप्लास्ट, सब कुछ है। इनके पास टेक्नोलॉजी ही इन द फर्स्ट प्लेस कम है, ठीक है। इनके पास प्रोटीन फोल्डिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, जो यूकैरियोट्स के पास है। और जो भी टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी अलग अलग ऑर्गेनल्स नहीं है, सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ है,
ठीक है, मतलब एक ही फोल्डर में सब कुछ पड़ा हुआ है। यूनिट मेम्ब्रेन सिस्टम है इनका, यूनिट मेम्ब्रेन, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन खत्म, अंदर कोई अलग से ऑर्गेनल नहीं रहेगा, डीएनए भी अलग से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं रहेगा। तो ये कैसे है, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल टाइप के प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो इनको हमने रख दिया है किंगडम मोनेरा में, किंगडम मोनेरा। ठीक है, मोनो मतलब वन, इसमें एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, एकदम फंडामेंटल इनके अंदर ऑर्गेनल्स नहीं है अलग अलग, और सिंप्लिसिटी बहुत ही ज्यादा है, बहुत सिंपल टाइप का सेल है, बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है ये भी सेल। ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में सिंपल है बोल रहा हूं मैं। पिछले क्लास में मैंने बोला था ना कि एक सिंपल से बैक्टीरियल सेल में भी 1000 एंजाइम्स रहते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो सोच लो इसके अंदर क्या रहता होगा। इसके अंदर तो मैंने बोला था तुमको कि 1,00,000 अलग अलग चीजें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहती है एट एनी गिवन टाइम। ये तो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत सिंपल है। तो इसको हमने बोल दिया किंगडम मोनेरा। इसके अंदर सब प्रकार के बैक्टीरिया आएंगे। ठीक है, इक्वल टू किंगडम मोनेरा इक्वल टू बैक्टीरिया, फिर वो आर्की बैक्टीरिया रहे, यू बैक्टीरिया रहे, साइनो बैक्टीरिया रहे, कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया रहे, किंगडम मोनेरा इज इक्वल टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब किंगडम मोनेरा मतलब बैक्टीरिया। इसमें हमको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और बेवकूफ समान बिल्कुल भी, बहुत डांटूंगा, बहुत मारूंगा अगर किसी ने ऐसा कंफ्यूजन किया तो। किसी ने अगर अमीबा, प्लाज्मोडियम, ठीक है, यूग्लिना और क्या क्या पता है तुमको, अपना पैरामेशियम, ठीक है, इनको अगर मोनेरा में डालने की कोशिश किया तो बहुत गलती रहेगी। वो सब यूकैरियोटिक सेल्स है, भले ही यूनिसेल्युलर है, लेकिन अमीबा, प्लाज्मोडियम, ठीक है, यूग्लिना, पैरामेशियम, ये सब के सब यूकैरियोटिक सेल्स है, वो मोनेरा में नहीं रहेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया रहेंगे, और इसमें वायरसेस भी नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि वायरसेस को अपन ने इसमें ही कंसिडर नहीं किया है, तो वायरसेस भी इसमें नहीं रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि सर फिर वायरसेस कहाँ पर रहेंगे, वायरस और बैक्टीरिया को एक समझते हैं। बिल्कुल भी नहीं, वायरस एंड बैक्टीरिया बिल्कुल भी एक नहीं है। वायरस और बैक्टीरिया का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अमीबा एंड बैक्टीरिया बिल्कुल भी एक नहीं है। अमीबा पूरी तरीके से अलग चीज है, वो इधर आएगा, इधर। ठीक है, ये इक्वल्स टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बोला तो मोनेरा में रहेगा, मोनेरा बोला तो उसमें कौन रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया। कहानी खत्म। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन इसमें हमको नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं रेस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स, बचे हुए यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में बहुत अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको अलग कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स हमने यूकैरियोट्स को क्लासिफाई कर दिया कि यूनिसेल्युलर जो है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। यूनिसेल्युलर जो है वो है किंगडम प्रोटिस्टा, वो है किंगडम प्रोटिस्टा। तो बचे कौन अपने पास? ये भी यूकैरियोट्स ही है। तो अपने पास अभी यूकैरियोट्स नहीं बचे, अपन ने यूकैरियोट्स में से यूनिसेल्युलर वाले निकाल दिए। तो अपने पास अभी बचे मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स, है ना। अभी अपने पास बचे मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स। किंगडम प्रोटिस्टा को अलग से निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ कुछ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है, जैसे यूग्लिना, मैंने पिछले क्लास में बताया था, यूग्लिना, EUGLENA। यूग्लिना क्या करता है? यूग्लिना इतना बदमाश ऑर्गेनिज्म है, वो बताया था ना पिछले क्लास में कि करता है फोटोसिंथेसिस, लेकिन पर्याप्त इनफ सही क्वांटिटी में अगर लाइट अवेलेबल नहीं रहा तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने लगता है। ठीक है, तो वो एनिमल है कि प्लांट है यही हम बोल नहीं सकते। फिर स्लाइम मोल्ड्स नाम के भी कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फंगस के शो करते हैं, कुछ के कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल वाले शो करते हैं। एकदम अजीब ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स है वो भी, स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो उसको भी हम कहीं पर भी इसमें से क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे कि उसको फंगस बोलने का कि एनिमल बोलने का। हमको सिर्फ इतना पता था कि यूग्लिना जो है वो यूनिसेल्युलर है और यूकैरियोट है, बस। तो यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए हमने अलग से एक किंगडम बनाया यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स का। लेकिन यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स का किंगडम बनाने के कारण क्या हुआ,
अमीबा बोला कि मैं भी यूनिसेल्यूलर हूं, मैं भी यूकैरियोटिक हूं, तो वो भी आ गया इधर। अल्गी बोले कि हम भी यूनिसेल्यूलर है, हम भी यूकैरियोटिक है, तो वो भी आ गए इधर, है ना। तो जिन लोगों को हमने, जैसे अल्गी को हमने किंगडम प्लांटी में लगा के रखा था, अमीबा को हमने किंगडम एनिमेलिया में रखा हुआ था, वो भी मजबूरी में इधर आ गए। क्योंकि इसका डेफिनेशन क्या है, इसका कुछ तुम डेफिनेशन ही नहीं दे सकते। इसका डेफिनेशन तुम सिर्फ दे सकते हो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, बस इतना ही डेफिनेशन तुम इसका दे सकते हो, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। और अगर तुम सिर्फ इतना डेफिनेशन दोगे तो भैया फिर तो अमीबा भी यूनिसेल्यूलर है, अल्गी भी यूनिसेल्यूलर है, और यूकैरियोट है, उसको भी डालो इधर, तो वो लोग भी इधर आ गए। जबकि वो एक्चुअल में प्लांट है, एक्चुअल में एनिमल है, बस यूनिसेल्यूलर है। लेकिन यूग्लिना और स्लाइम मोल्ड के कारण ये किंगडम बनाना पड़ा, और उनके कारण अमीबा अल्गी भी इसके अंदर फंस गए, है ना। इसलिए इसको फॉल्स किंगडम बोला जाता है, फॉल्स किंगडम या मैन मेड किंगडम, ठीक है। और कई साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट अल्गी को किंगडम प्लांटी में रखना पसंद करते हैं, कुछ साइंटिस्ट अल्गी को किंगडम प्रोटिस्टा में रखना पसंद करते हैं। इसलिए इसको एनसीईआरटी ने किंगडम विथ नो बाउंड्रीज बोला है आगे के चैप्टर्स में। इसकी बाउंड्रीज नहीं है, अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने मतों के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को उसमें रख सकते हैं, ठीक है। बस इतनी कंडीशन है कि यूनिसेल्यूलर चाहिए और यूकैरियोट चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम, ठीक है, ये सब किसमें आएंगे, ये सब इसमें आएंगे, स्पाइरोगायरा, ठीक है, ये सब किसमें आएंगे, इसमें आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में। मलेरिया कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। गलती से भी उसको प्रोकैरियोट्स में हमको कंसीडर नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया, ठीक है, दीज आर प्रोकैरियोटिक। तो अब अपने पास बचे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हमने इनको क्लासिफाई किया है इनटू किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी क्या रहेंगे, किंगडम प्लांटी रहेंगे ऑटोट्रॉफिक, जो खुद का खाना खुद तैयार करेंगे। अब देखो कई सारे किंगडम प्रोटिस्टा भी खुद का खाना खुद तैयार करते हैं, ठीक है, जैसे अल्गी। लेकिन मैं तो बोल ही रहा हूं कि अल्गी को कुछ साइंटिस्ट किंगडम प्लांटी में रखते हैं, कुछ साइंटिस्ट किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं, उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और रही बात ये लोग भी, इसमें भी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया रहते हैं, तो उसको प्लांटी में क्यों नहीं रखते, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है, उनका सेल उतना एडवांस्ड नहीं है जितना यूकैरियोट्स का सेल है, तो ये भी इसमें नहीं आएंगे। इसमें कौन आएंगे, यूकैरियोटिक रहना जरूरी है, मल्टी सेल्यूलर रहना जरूरी है, और ऑटोट्रॉफिक रहना जरूरी है, तभी हम उनको बोलेंगे प्लांट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो बचे कौन हमारे पास, बचे हमारे पास रेस्ट ऑफ द हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स। देखो क्या क्या बचा अपने पास, हेट्रोट्रॉफिक मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स, ये बच गए। जगह नहीं है इसलिए मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है इनटू किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। किसके दम पे हमने इसको क्लासिफाई किया है, इसको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, लोकोमोशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके ऊपर सेल वॉल रहेगा, तुमको पता होगा चिटिन या काइटिन, कुछ लोग चिटिन बोलते हैं, कुछ लोग काइटिन बोलते हैं, CHITIN, चिटिन से बना हुआ सेल वॉल रहेगा। इसके ऊपर सेल वॉल नहीं रहेगा, इसके सेल्स के ऊपर, है ना। इसमें लोकोमोशन नहीं रहेगा, एनिमेलिया में लोकोमोशन रहेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका सैप्रोफिटिक है, सैप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को खाने वाला, ये सैप्रोफिटिक नहीं है, ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को नहीं खाता है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है, बराबर है। लेकिन कुछ एनिमेलिया ऐसे भी है जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जैसे स्पाइडर्स, ठीक है। स्पाइडर्स क्या करते हैं,
अपना डाइजेस्टिव जूसेस जो रहते हैं वो उन्होंने पकड़े हुए जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स रहते हैं ना अपने जाल में, उसके ऊपर अपने डाइजेस्टिव जूसेस गिराते हैं, तो वो पिघल जाता है और फिर वो पिघला हुआ उस जूसेस और वो उसके डेड बॉडी का पिघला हुआ जो पूरा मिक्सचर है उसको पी लेते हैं। तो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को उन्होंने एनगल्फ किया ना, तो स्पाइडर्स को सैप्रोफिटिक माना जाता है। लेकिन अपन ने उसको फंगस में डाल दिया क्या? नहीं, क्योंकि स्पाइडर के पास लोकोमोशन है, सेल वॉल नहीं है। ठीक है, कुछ फंगस पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है, सम फंगस आर पैरासिटिक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इतना बड़ा इशू नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेन तरीका नहीं है डिवाइड करने का। मेन जो तरीका है डिवाइड करने का वो है सेल वॉल एंड लोकोमोशन। फंगस में हमेशा सेल वॉल रहेगी, लोकोमोशन नहीं रहेगा। एनिमेलिया में कभी सेल वॉल नहीं रहेगी एंड लोकोमोशन रहेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो उसमें भी सेल वॉल है, क्योंकि कुछ लोअर एनिमल्स है जैसे कि पोरीफेरा, वो लोकोमोशन भी शो नहीं करते लेकिन उनके सेल्स के ऊपर सेल वॉल नहीं रहता। तो सेल वॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन फॉर डिवाइडिंग द रेस्ट ऑफ द हेट्रोट्रॉफिक मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स। ठीक है, तो इस तरीके से, इस प्रकार से हमने 5 किंगडम्स को लाइफ को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया है। ठीक है, ऐसा ऊपर से मैं जानबूझ के इसलिए इसका शॉर्ट ले रहा हूं ताकि अगर तुमको मतलब नोट्स तो तुमको बनाने ही है तो वीडियो को पॉज करके ये बना लेना नोट्स। ठीक है, तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया हुआ है? ये दिया हुआ है गिवन बाय R.H. विटेकर। ये भी तुमको पता ही होगा, 9th में तुमने पढ़ा ही होगा। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात, तोप वाली बात नहीं है। R.H. विटेकर, H है, H फॉर हेट, R.H. विटेकर। ठीक है, इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस है, मतलब ऑब्जेक्शंस है ना, एनसीईआरटी ने कुछ भलती चीजें इसके बारे में बोल के रखी है। वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, अभी यही याद अपने को रखना है। ठीक है, दूसरी बात, इसके अलावा ये तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसके पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिए गए हैं। वो भी मैं तुमको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के वक्त बताऊंगा। अभी अपने को क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, अभी अपने को बस ये 5 किंगडम्स पढ़ने थे, वो हमने पढ़ लिए। अभी अपने को ये हायरार्की की तरफ बढ़ने का है। ठीक है, अभी अपने को सिस्टमैटिक्स की तरफ बढ़ने का है कि सिस्टमैटिक्स के प्रकार क्या है, सिस्टमैटिक्स में हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे कि हमारे पास अलग अलग टैक्सॉन्स है। टैक्सॉन का प्लूरलिस्ट टैक्सा, एक्चुअली टैक्सॉन्स नहीं बोलना चाहिए। कौन से टैक्सा है? तो जैसे किंगडम जो है, किंगडम में अपने पास अलग अलग टैक्सा है। एनिमेलिया, ठीक है, फिर प्लांटी, ठीक है, फिर मैं ऐसे रैंडम सीक्वेंस में लिख रहा हूं। वैसे तो पहले मोनेरा आता है, फिर प्रोटिस्टा आता है, फिर प्लांटी आता है, फिर फंजाई आता है, फिर एनिमेलिया आता है। लेकिन मैंने ऐसा ही रैंडम लिखा है, किसी सीक्वेंस में नहीं लिखा। ये जो है ना, ये अलग अलग टैक्सा है किसके? किंगडम नाम के कैटेगरी के। ठीक है, ये जो टैक्सा है इसको डिनोट करने वाला जो रैंक है, वो रैंक क्या है? वो रैंक है किंगडम। ये जो टैक्सा है उसको डिनोट करने वाला जो रैंक है वो क्या है? किंगडम। इसको डिनोट करने वाला रैंक क्या है? किंगडम। इसको डिनोट करने वाला रैंक क्या है? किंगडम। वेयर एज अगर मैं बोलूं, वे फोकस क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, अगर मैं बोलूं एंजियोस्पर्मी, ठीक है, तो एंजियोस्पर्मी जो है, एंजियोस्पर्मी नाम का जो टैक्सॉन है, इसको डिनोट करने वाला जो रैंक है वो है फाइलम। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैमेलिया, तो मैमेलिया नाम का जो टैक्सॉन है उसको डिनोट करने वाला जो रैंक है उसको वो है क्लास। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मुद्दा ऐसा है अपना कि एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, ये सब जो है, ठीक है, ये फिर फाइलम में एंजियोस्पर्मी या आर्थ्रोपोडा, ठीक है, ये सब जो है, या क्लासेस में मैमेलिया, ठीक है, फैमिली में फॉर एग्जाम्पल पोएसी,
ठीक है। जीनस में लेटेस्ट एक अपना होमोसेपियंस का जीनस लेते हैं, होमो। ये जो सब कुछ है ना, इनको हम बोलते हैं टैक्सॉन। इनको हम बोलते हैं टैक्सॉन, और टैक्सॉन का प्लूरल है टैक्सा, ठीक है, सिंगुलर है टैक्सॉन। और इनको डिनोट करने वाला जो रैंक है, जैसे किंगडम, जैसे फाइलम, जैसे क्लास, ऑर्डर, ये तो खैर फैमिली है, फैमिली, ठीक है, ठीक है। तो फिर ये जीनस, तो ये जो सब कुछ इनके रैंक्स है ना, कि इसका रैंक क्या है, ठीक है, इसका रैंक क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने पूछा कि क्या एग्जांपल लूं, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे का रैंक क्या है, तो वो आएगा चीफ मिनिस्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है, चीफ मिनिस्टर इधर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं नरेंद्र मोदी का रैंक क्या है, तो आएगा किंगडम, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के अंदर चीफ मिनिस्टर, समझ में आ रहा है, उसके नीचे वाली हायरार्की यानी चीफ मिनिस्टर, समझ में। तो ये उनका रैंक हो गया कि नहीं, कि ये किंगडम है, एनिमेलिया क्या है, किंगडम है, मैमेलिया क्या है, क्लास है। तो वो जो रैंक है, उस रैंक को हम बोलते हैं कैटेगरी। तो कैटेगरी मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। और टैक्सॉन्स या टैक्सा मतलब एनिमेलिया, एंजियोस्पर्मी, मैमेलिया, होमो सेपियंस, मैंजिफेरा, इंडिका, एजेडिरेक्टा, ठीक है, पोएसी, पोएलिस, एनाकार्डियेसी, सेपिंडेल्स, ये जो भी चीजें है उसको हम बोलते हैं टैक्सा, या टैक्सा इज द प्लूरल, टैक्सॉन इज द सिंगुलर। अच्छा, इसको याद रखना भी बहुत इजी है, अभी तो याद हो ही जाएगा, लेकिन 2 साल बाद जब नीट देने जाओगे तब तक तो याद नहीं रहेगा। तो इसको कैसे याद रखने का, देखो ABCD अपन पहले सी आएगा, है ना, DEFGH के 11 PQRS T बाद में आएगा, तो पहले C लिखने का, बाद में T लिखने का, है ना। अपन लेफ्ट टू राइट लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो पहले C लिखने का, फिर T लिखने का। पहले अपन किंगडम लिखते हैं, फिर अपन एनिमेलिया लिखते हैं, पहले अपन फाइलम लिखते हैं, फिर अपन एंजियोस्पर्मी लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड वाली कैटेगरीज, राइट साइड वाले टैक्सॉन, सिंपल है, याद रखना, ठीक है। कैटेगरी और टैक्सॉन क्या है अपने को समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और चीज बताना मैं भूल गया, अच्छा वो याद है, वो मैं बोल देता हूँ। ये जो है ना, ये अपने प्राइमरी कैटेगरीज है, प्राइमरी कैटेगरीज। कभी कभी इसके बीच बीच में चीजें अपन घुसाड़ सकते हैं, जैसे सब फाइलम, सुपर क्लास, ठीक है, सब फैमिली, ये सब स्पीशीज, ऐसा कभी कभी अपने को घुसाड़ना पड़ता है। जैसे अपने एड्रेस में भी अपन घुसाड़ सकते हैं ना, फ्लैट नंबर, अपार्टमेंट नेम, अपोजिट हनुमान मंदिर, ऐसा घुसाड़ना पड़ता है ना अपने को कभी कभी कुछ कुछ, ठीक है। तुकुम ताड़ोबा रोड, ठीक है, तो ताड़ोबा रोड घुसाड़ना पड़ा ना अपने को। तो वैसे कभी कभी अपना एड्रेस ज्यादा बड़ा रहा तो कभी कभी सब फाइलम, सुपर क्लास, सुपर फैमिली, सब फैमिली, ऐसी चीजें कभी कभी अपने को घुसाड़नी पड़ती है, सब स्पीशीज, ठीक है। तो वो भी याद रखेंगे। ये जो 7 है ये तो बेसिक है, लेकिन इतना ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग चीजें उसमें आ सकती है, ठीक है। एनिमल किंगडम पढ़ते वक्त तो आएगा, तब तुमको उसका एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। तो अपने को कैटेगरी और टैक्सॉन भी समझ में आ गया, एकदम अपनी ये इजी कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब सिस्टमैटिक्स के अंडर क्या क्या आता है, लेट अस सी दैट। सिस्टमैटिक्स के अंडर क्या क्या आता है, तो सिस्टमैटिक्स के अंडर सबसे पहली चीज आती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब ये मैं सब अगेन कोई सीक्वेंस नहीं है, क्या क्या आता है वो बता रहा हूं। टैक्सोनॉमी मतलब क्या है, टैक्सोनॉमी मतलब कौन से टैक्सॉन को तुम्हारा डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है ना, उसको बोलना अरे ये तो एनिमल है, ठीक है। पर एनिमल है अगर तुम बोल रहे हो मतलब तुम किंगडम के लेवल की बात कर रहे हो। अरे ये जो ऑर्गेनिज्म मैंने डिस्कवर किया इसके ऊपर केराटिन से बने हुए हेयर है, एनिमल नहीं सॉरी, ये जो ऑर्गेनिज्म मैंने डिस्कवर किया उसके ऊपर केराटिन से बने हुए हेयर है, ये मिल्क सिक्रेट करता है, इसमें डायफ्रा है, इसमें मेमोरी ग्लैंड्स है, मतलब ये तो मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो मैमल से मतलब एनिमल से ये तो ऑब्वियस हो गया
है ना, तुमने सीधा उसका क्लास उसको मैमल वाले टैक्सॉन में डाल दिया, बराबर है। तो कौन से टैक्सॉन में तुमने डाला उसको अपन बोलेंगे टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स, ठीक है। लेकिन ये करने के लिए उसको टैक्सोनॉमी में, उसको कौन से टैक्सोन में डालने का है करने के लिए, पहले तुमको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और कैरेक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई और कैरेक्टराइज एक्चुअली अलग अलग है, लेकिन वो डिफरेंस इतना कम है कि मैंने बीच में स्लैश बनाया है। आइडेंटिफाई छोड़ो, अलग अलग ही लिखता हूँ, फालतू कंफ्यूजन होगा। एक्चुअली अलग अलग है, लेकिन डिफरेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम, ठीक है। आइडेंटिफाई करना मतलब सबसे पहले तुमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये अलग कोई तो भी ऑर्गेनिज्म मैंने डिस्कवर किया है, ये अब तक डिस्कवर नहीं था, ये तुमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिज्म मैंने डिस्कवर किया है, ये किस ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म के साथ सिमिलर है, उसी से तो तुम आइडिया लगाओगे ना कि अरे इसमें मिल्क भी सीक्रेट हो रहा है, अरे इसमें हेयर भी है, अरे इसमें डायफ्रा है, ठीक है, अरे इसके सेल में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं है, तो तुमको गारंटी हो जाएगी कि ये मैमल है। और मैमल है बोला तो एनिमल्स है, वो तो वैसे ही हो जाएगा, सेल में सेल वॉल भी नहीं है, एनिमल्स है, आइडेंटिफाई कर लिया तुमने। लेकिन तुमको अगर उसमें कोई तो भलती कैरेक्टर, कोई अलग ही कैरेक्टर दिख गया, तो तुमको फिर उसके लिए अलग शायद किंगडम बनाना पड़े या शायद अलग फाइलम बनाना पड़े, है ना। और अगर नहीं बनाना पड़े तो तुमको उसको कैरेक्टराइज करना पड़ेगा कि ये पक्के से मैमल है, इसको अपन मैमल्स में रखेंगे, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी करने के लिए तुमको आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तुमको कि ये अलग एनिमल है, अब तक डिस्कवर नहीं हुआ है, किसके साथ ये शो कर रहा है, आइडेंटिटी शो कर रहा है, किसके साथ सिमिलर है ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म के साथ। लेकिन उसके लिए पहले तुमको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सर्च करने पड़ेंगे कि अच्छा इसमें मिल्क सिक्रीशन की एबिलिटी, अच्छा इसमें हेयर है, अच्छा इसमें डायफ्रा प्रेजेंट है, अच्छा डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस है, मतलब ये मैमल्स के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है, मैमल्स वाला प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो तुम जब कैरेक्टराइजेशन करोगे तो कैरेक्टराइजेशन करने के बाद तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये मैमल्स है, और मैमल्स है बोलते बराबर तुम उसको मैमेलिया में रख दोगे, और मैमेलिया में रख दिया मतलब किंगडम एनिमेलिया है और फाइलम कॉर्डेटा है, वो तो ऑब्वियस हो गया, बराबर, ठीक है। तो आइडेंटिफाई एंड कैरेक्टराइजेशन। लेकिन मैमल्स में तुमने उसको रख भी दिया तो भी क्लास मैमेलिया के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की ऑर्डर्स है, उन अलग अलग ऑर्डर्स में हर एक ऑर्डर में अलग अलग प्रकार की फैमिलीज है, हर एक फैमिली में अलग अलग प्रकार के जीनस है, हर एक जीनस में अलग अलग प्रकार की स्पीशीज है। तो वो भी तुमको उसका कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा, प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा उसको सिस्टमेटिकली, है ना, हायरार्की में उसको अरेंज करना पड़ेगा कि भैया मैमल तो है, लेकिन वो जो क्लास मैमेलिया है वो कौन से ऑर्डर, उसको कौन से ऑर्डर में डालना पड़ेगा, किसी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर में अगर बिलोंग नहीं करता होगा तो उसको उसके लिए नया ऑर्डर बनाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो मैमल्स में भी उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, है ना, उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, और नया ऑर्डर बनाओ या किसी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर में रखो, जो करना है करो, जैसा तुमको सही लगता है वैसा करो, लेकिन अल्टीमेटली उसका कुछ तो भी एक साइंटिफिक नेम तो देना पड़ेगा ना, बराबर है। साइंटिफिक नेम जो देंगे हम, वो दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनक्लेचर, है ना। नेमिंग का एडजेक्टिव है नॉमिनक्लेचर, नेमिंग का नाम देने का जो साइंस है दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनक्लेचर, है ना। तो नॉमिनक्लेचर हम कैसा करते हैं, नॉमिनक्लेचर के लिए हमारे पास बायनोमियल नॉमिनक्लेचर नाम की चीज है। बायनोमियल नॉमिनक्लेचर करके हमारे पास एक तरीका अवेलेबल है, जो किसने दिया हुआ है, कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने ये तरीका प्रोपोगेट किया हुआ है। बायनोमियल नॉमिनक्लेचर किसने दिया है अपने को, कैरोलस लिनियस ने। क्या बोलता है कैरोलस लिनियस बायनोमियल नॉमिनक्लेचर के बारे में, तो कैरोलस लिनियस बोलता है कि उसका जीनस लेने का और उसका स्पीशीज लिखने का, ठीक है। जीनस जो रहेगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्पीशीज जो रहेगा उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल ही होना चाहिए। अगर तुम लिख रहे हो, ठीक है, इफ राइटिंग, अगर तुम लिख रहे हो, ये भी तुमको पता ही होगा, तुमने 9th में पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो भी एनसीईआरटी पढ़ के अभी समझ में आ गया होगा, लेकिन बता देता हूँ फिर भी। अगर लिख रहे हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जीनस और स्पीशीज दोनों को अंडरलाइन करना पड़ेगा,
और अगर टाइप कर रहे हो तो जीनस या स्पीशीज, अरे सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, जीनस और स्पीशीज को इटैलिक्स में टाइप करना पड़ेगा। अगर तुमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कभी टाइपिंग किया होगा तो तुमको पता होगा उसमें एक इटैलिक्स नाम की चीज आती है जिसमें लेटर्स ऐसे ऐसे हो जाते हैं, ऐसे, है ना, इसको इटैलिक्स बोलते हैं। तो इटैलिक्स में टाइप करना पड़ेगा अगर टाइप कर रहे हो तो, है ना। जीनस और स्पीशीज लिखने के बाद जिस साइंटिस्ट ने उसका नाम डिस्कवर किया, जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया, उस साइंटिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस ये एक स्टोनेज मैन था, उसको ड्यूबॉइस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, तो अपन लिखेंगे ड्यूबॉइस। साइंटिस्ट जितना फेमस रहता है उतना उसका नाम छोटा होते जाता है। कैरोलस लिनियस इतना फेमस था कि उसने डिस्कवर की हुई स्पीशीज के सामने सिर्फ लिन लिखा तो भी चल जाता है या सिर्फ एल लिखा तो भी चल जाता है। जितना साइंटिस्ट फेमस होता है उतना उसका नाम छोटा होते जाता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम भी अपने को लिखना पड़ेगा। जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल, स्पीशीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल। लिख रहे हो तो अंडरलाइन करो, टाइप कर रहे हो तो इटैलिक्स में टाइप करो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो अब क्या है कि मैमेलिया, ठीक है, फिर ऑर्डर प्राइमेटा, तो फैमिली, इन सब में तो अपने को फ्रीडम नहीं है कुछ नया नाम देने का, लेकिन जीनस और स्पीशीज में अपने को फ्रीडम रहता है। जनरली स्पीशीज में तो अपने को फ्रीडम रहता ही है, अपने को जो साइंटिस्ट ने जो नाम देना चाहे वो नाम दे सकता है। खुद के ऊपर भी नाम दे सकता है, अपने टीचर के ऊपर नाम दे सकता है, जिस देश में वो मिला उस देश के ऊपर नाम दे सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस नाम का एक स्टोनेज मैन है, तो ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने स्टडी किया इसलिए उसने उसको नाम दिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसका जीनस रखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और अफ्रीका में उसकी हड्डियां मिली थी इसलिए उसके स्पीशीज रख दिया अफ्रीकैनस। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका मतलब रिजेंबलिंग इंडिया। ठीक है, माइकल क्राइटन नाम का एक राइटर है जिसने जुरासिक पार्क लिखा हुआ है। ठीक है, डायनासोर्स को पॉप कल्चर में नॉर्मल लोगों तक डायनासोर्स को लाने में जुरासिक पार्क ये नॉवेल का और उस मूवी का बहुत बड़ा रोल है। तो क्राइटेनेंसिस नाम के एक डायनासोर की स्पीशीज का नाम रखा हुआ है इन रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। जैसे अपन इसमें भी करते हैं ना, आइंस्टाइनियम, बोरियम, पीरियोडिक टेबल में ऐसे नाम रखते हैं एलिमेंट्स के, वैसे जीनस और स्पीशीज में अपने पास फ्रीडम रहता है, अपन अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। इसलिए सिर्फ जीनस और स्पीशीज लेने का और उससे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, अपन ने जो आइडेंटिफाई किया हुआ, कैरेक्टराइज किया हुआ ऑर्गेनिज्म है उसको जहां पर भी क्लासिफाई किया है, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली तक तो अपने पास फ्रीडम नहीं है। किंगडम एनिमिलिया है तो अपने को एनिमिलिया ही बोलना पड़ेगा, अपन को उसका अलग नाम नहीं ढूंढ सकते। लेकिन जीनस और स्पीशीज में अपन उसको अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए जीनस और स्पीशीज दो ही चीजें लिखने का, दो ही चीजें लिख रहे, दो मतलब बाय, इसलिए इस प्रकार के नाम लिखने के तरीके को हम बोलते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये सब जो चीजें सिस्टमैटिक्स, ठीक है, ये पूरा सिस्टमैटिक्स के अंडर ये सब चीजें आती है। प्रॉपर टैक्सोनराइज अरेंज करना, असाइन करना यानी टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफाई, कैरेक्टराइज करना, उसको क्लासिफाई करना कि चलो टैक्सोन तो ऑर्गेनाइज अरेंज कर दिया, लेकिन टैक्सोन असाइन करने के लिए पहले तुमको उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा ना, है ना, कि ये ऐसा इसके अंडर आएगा, इसके अंडर आएगा, दैट इज क्लासिफिकेशन। और एंड में जो तुमने डिस्कवर किया हुआ नया स्पीशीज है उसको नाम देना, दैट इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। ये पूरा किसके अंडर आता है? सिस्टमेटिक्स के अंडर आता है। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, जो एनसीईआरटी ने ये सब चीज़ों के जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये इसके और इसके जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसको कैसे याद रखने का, वो उसकी एक सिंपल सी ट्रिक मैं तुमको बता देता हूँ। ठीक है, तो 5 चीज़ों के बारे में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में एनसीईआरटी ने बताया हुआ है। किस किस के बारे में बताया हुआ है? सबसे पहले मैंगो के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे लिखते हैं किंगडम, फाइलम। अच्छा, बॉटनी में मतलब प्लांट्स के केस में फाइलम को डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, एनिमल्स के केस में फाइलम बोलते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, अरे यार ये भी कम पड़ गया, फैमिली, ऐसे ही लिखता हूँ बेस्ट। किंगडम,
फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, तो अपने को किसके किसके बारे में दिया हुआ है? 4 चीज़ों के बारे में दिया है शायद ना। अपने को मैंगो के बारे में दिया हुआ है, मैंगो। तो मैंगो का किंगडम तो ऑफ कोर्स रहेगा प्लांटी, इसमें तो अपने को दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, और व्हीट के बारे में दिया हुआ है, तो व्हीट का भी किंगडम रहेगा प्लांटी, इसमें भी अपने को दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, ये फाइलम इसका रहेगा, ये भी एंजियोस्पर्म है, तुमको पता होगा ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो ये भी मैंगो भी एंजियोस्पर्म है और व्हीट भी एंजियोस्पर्म है, तो ये भी एंजियोस्पर्म ही रहेगा। ठीक है, प्लांट है तो अपन फाइलम की जगह डिवीजन बोलेंगे। एक चीज याद रखना, फैमिली जो रहती है ना, फैमिली का एंडिंग हमेशा ई से होता है, ई। ये हमेशा बस याद, इतना एक बस चीज याद रख लो, आगे का याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्लास क्या रखने का, मैंगो का क्लास कैसे याद रखने का, तो दो चीजें, डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स तुमको पता होगा, है ना। तो मैंगो जो है वो डाइकॉट है, तो ये रहेगा डाइकोटिलीडोनी। अब देखो इधर भी ए आ गया, लेकिन क्लास में जरूरी नहीं है कि वैसा ही रहेगा, पर फैमिली में जरूरी है कि ई से ही वो एंड होगा। ठीक है, ये मोनोकोटिलीडोनी रहेगा, इसमें एक ही कोटिलीडोन है। आई गेस तुमको 9-10 के कारण पता हो कि मोनोकॉट्स डाइकॉट्स क्या है। अगर नहीं पता होगा तो भी चिंता नहीं है, अपन जैसा जैसा आगे बढ़ेंगे बॉटनी में वैसे वैसे डाइकॉट क्या है, मोनोकॉट क्या है, क्लियर होते जाएगा। और सर ये कैसे याद रखने का कि मैंगो डाइकॉट है और व्हीट मोनोकॉट है, तो इतनी बार आता है 2 सालों में कि वो वैसे ही याद हो जाता है, उसकी भी चिंता मत करो। ठीक है, अब रहेगी बात ऑर्डर की। तो 2 वर्ड्स मैंगो से रिलेटेड अपने को याद रखने हैं, 2 वर्ड्स अपने को मैंगो से रिलेटेड याद रखने हैं। एक है सैपिनडेल्स, ठीक है, यू कैन चेक यूर पीडीएफ जो मैंने भेजा है उसमें। एक है सैपिनडेल्स और एक है एनाकार्डियस। ये 2 वर्ड अपने को बस याद रखने हैं। ये 2 वर्ड अपने को कैसे याद रखने हैं, ठीक है, ये 2 वर्ड्स अपने को कैसे याद रखने हैं। तो मैं जब छोटा था तो मेरे घर पे एक मैंगो का पेड़ है, पहले तो 2 थे, अभी तो 1 ही बचा है। तो मेरे घर में ऐसा जो कंपाउंड वॉल है, कंपाउंड वॉल के बाजू में ऐसा एक गड्ढा था काफी लंबा, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा मैंगो ट्री था, मैंगो ट्री है अभी भी। तो उसमें से मैंगोस उस गड्ढे में गिरती थी और उसमें उसकी पत्तियां भी झड़ती थी। तो कई बार वो मैंगोस वो पत्तियों में छुप जाते थे। ठीक है, बहुत ही फालतू ट्रिक है, लेकिन मेरे को इसी चीज से याद हुआ है। मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने सैपिनडेल्स ऐसे ही मेरे को याद हो गया था, क्योंकि मेरे को मेरी खुद की कहानी याद आ गई थी, तो मैं वो बता देता हूँ, हो सकता है तुमको भी याद रह जाए। तो मैं उस गड्ढे में जाता था और पत्तियां हटा हटा के जैसे ही मेरे को मैंगो दिखता था मैं चिल्लाता था सापड़ला। ठीक है, मैं चिल्लाता था सापड़ला। तो सापड़ला से मेरे को याद हो गया सापड़ले, सैपिनडेल, सैपिनडाले, कुछ भी बोलो। ठीक है, इससे मेरे को ये याद हो गया, मेरे को याद हो गया है। शायद तुमको ना रहे इस ट्रिक से याद, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, पर मेरे को ये इससे याद हो गया है। ठीक है, एक वर्ड है सैपिनडेल्स, वो मेरे को याद हो गया है। दूसरा वर्ड है एनाकार्डियसी। एनाकार्डियसी के लिए मैंने क्या किया है, मैन गो की बात चल रही है कि नहीं, तो एना नाम की लड़की का जो मैन है मतलब हस्बैंड है, वो मर गया, चले गया या कहीं चले गया। ठीक है, तो एना को कार्डियक अटैक आ गया, मतलब हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, तो एनाकार्डियसी, क्यों एना को कार्डियक अटैक आया, क्योंकि मैन उसका चले गया, हस्बैंड उसका चले गया। मैन गो एना कार्डियक अटैक, मैंगो एनाकार्डियसी। और मैंगो मेरे को सापड़ला बचपन में, तो सापड़ला सैपिनडेल्स, और मैन गो के कारण एना को कार्डियक अटैक आ गया। तो ये 2 वर्ड्स मेरे को याद हो गए। ठीक है, अब ये तो अपने को पता है कि फैमिली का एंडिंग ई से होता है, तो इसमें ई से एंड किसका हो रहा है, सैपिनडेल्स का एंडिंग तो ES से हो रहा है, मतलब फैमिली इसमें से कौन सी है, एनाकार्डियसी है। सिंपल है एकदम।
फैमिली एनाकार्डियेसी है, हो गया याद। और ऑर्डर सेपिंडेल्स, कुछ बचा ही नहीं ना, क्योंकि जीनस और स्पीशीज तो अपने को पता ही है। मैंजीफेरा इंडिका नाम तो अपने को 9th स्टैंडर्ड से याद होगा। मैंजीफेरा इंडिका का तो टेंशन ही नहीं लेना है, तो फुकट में याद हो जाता है। ठीक है, रही बात वीट की, तो वीट से अपन क्या बनाते हैं, पोई बनाते हैं, पोई, है ना। वीट से अपन क्या बनाते हैं, वीट से अपन बनाते हैं पोई, रोटी, रोटी को मराठी में पोई बोलते हैं। तो पोई से पोएलेस, पोएलेस अपन याद रख सकते हैं, पोएलेस। और फैमिली का एंडिंग हमेशा ई से होता है, तो पोई, पोएसी, ये याद रख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, बाकी जीनस और स्पीशीज रट्टा मारना पड़ेगा। खैर, ट्राइटिकम एस्टिवम, ये भी 2 सालों में इतनी बार आता है ट्राइटिकम एस्टिवम कि वैसे ही याद हो जाता है, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो ये अपने को याद रह जाएगा, मैंगो एंड वीट। फिर बढ़ते हैं, और किसके बारे में दिया है, हाउस फ्लाई के बारे में दिया है, मक्खी, मक्खी के बारे में दिया है। तो मक्खी का किंगडम एनिमेलिया रहेगा। और होमोसेपियंस ह्यूमंस के बारे में दिया है, ह्यूमंस का भी किंगडम एनिमेलिया रहेगा। ठीक है, ह्यूमंस का भी किंगडम एनिमेलिया रहेगा। मक्खी का फाइलम, हाउस फ्लाई का आर्थ्रोपोडा, ऑफ कोर्स ये तुमको पता होना चाहिए। और अपना फाइलम कॉर्डेटा, ये भी पता होना चाहिए, 9th स्टैंडर्ड के दम पे ही पता होना चाहिए, इसके लिए तो दिमाग लगाने का भी टेंशन नहीं है। ठीक है, अभी फिर क्लास। ठीक है, ये अब आर्थ्रोपोडा में क्रैब्स वगैरह भी आते हैं, खेकड़े वगैरह। ठीक है, फिर स्पाइडर, खेकड़े वगैरह क्रूस्टेशियंस क्लास में आते हैं। स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन, ये सब एरेनिया नाम के क्लास में आते हैं। ठीक है, एरेनिया या एरेक्निडा। ठीक है, फिर ये जो सेंटीपेड मिलीपेड रहते हैं, इनको बहुत सारे लिम्स रहते हैं, पोड़ा रहते हैं बहुत सारे के लिए इंग्लिश में वर्ड है माइरियड, तो उनको माइरिया पोड़ा नाम का क्लास बोला जाता है। ठीक है, और ये जो अपने मक्खी, मच्छर, चींटी, ये सब जो है, ये सब इंसेक्ट्स है, तो इनका क्लास क्या रहेगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्लास रहेगा इंसेक्टा। और अपना क्लास क्या है, अपना तो कम से कम याद रहना ही चाहिए, अपना तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, हमें मैमल्स, है ना। ऑर्डर क्या है इनका, सबसे कॉमन इंसेक्ट्स कौन है जो अपने घरों में मिलते हैं, कॉकरोच और मच्छर, है ना। 2 इंसेक्ट सबसे कॉमन है ना, तो 2 याद रखने का, दो मतलब डाई, ये डाई कॉटिलिडॉन, डाई, बाइनोमियल, बाय मतलब बाय, डाई मतलब 2, तो डिप्टेरा, 2 सबसे कॉमन इंसेक्ट्स है, याद रखने का। और अपना जो ऑर्डर है मैमल्स का ऑर्डर, ठीक है, मैमल्स में मतलब अपना ऑर्डर कौन सा है। ठीक है, तो अपना ऑर्डर अपने को पता रहना ही चाहिए कि अपन प्राइमेटा है, प्राइमेट्स है हम लोग, है ना, बराबर है ना, हम लोग प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स बोले तो बंदर, एप, चिंपांजी, गोरिल्ला, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब प्राइमेट्स है। ठीक है, फिर फैमिली, तो फैमिली अपनी क्या रहेगी, तो अपन प्राइमेट्स में भी किस प्रकार के प्राइमेट्स है, हम लोग प्राइमेट्स में भी किस प्रकार के प्राइमेट्स है, तो हम लोग होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन बीइंग्स के वाले समान वाले प्राइमेट है ना। तो अपनी जो फैमिली रहेगी वो रहेगी होमिनिडी, मतलब ह्यूमन बीइंग्स क्या, ह्यूमन बीइंग्स के समान क्या, अपन ह्यूमन बीइंग्स ही है। होमिनिडी अपनी फैमिली रहेगी, जीनस अपना रहेगा होमो, और ये होमोसेपियंस तो अपने को पता ही है, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। और ये जो मक्खी है, मक्खी का साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। अभी तुमको थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है अगर तुम मतलब फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हो तो, लेकिन एनिमल किंगडम में वगैरह आता है, इजीली याद हो जाता है, कोई नहीं भूलता है, ट्रस्ट मी, इसको याद रखना बहुत इजी है। मस्का उसका जीनस है, डोमेस्टिका उसका स्पीशीज है, तो मस्का से अपने को मस्कीडे याद रह जाता है। अपने को क्या है, ए ई लगाना है, ई है ना, ई फैमिली में हमेशा ई रहता है, ए मस्कीडे। ठीक है, तो इंसेक्टा, डिप्टेरा, मस्कीडे, मस्का डोमेस्टिका, मैमेलिया, प्राइमेटा, होमिनिडे, होमोसेपियंस। ठीक है, आई होप तुमको कुछ दूसरी ट्रिक से याद रखना है तो तुम याद रख सकते हो, कोई इशू नहीं है,
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरे को याद रखने में आसान होता है। तुमको कुछ और तरीके से याद रखना है, तुम याद रख सकते हो। मुद्दा अपना ये है कि हमको ये पूरा टेबल याद रहना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, बात खत्म। एनसीईआरटी ने जब दिया हुआ है तो इसके ऊपर बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और कुछ आई वॉन्ट टू टेल एनीथिंग एल्स? नहीं, ठीक है, इतना ही। बाकी कुछ क्वेरी रही, कुछ नहीं समझ में आया तो डू मैसेज मी, ठीक है। बाय बाय।